हेलो बच्चों, आज हम बच्चों बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। और बच्चों इस लेक्चर में हम मोलारिटी को देखेंगे। मोलारिटी को देखने के बाद हम इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी से जल्दी आप सब जो है मोलारिटी हेडिंग लगा लीजिए। और उसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए बच्चों, आप सब हेडिंग लगाइए प्लीज। मोलारिटी बच्चों देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मोलारिटी के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे है मोलालिटी। देखिए दोनों में डिफरेंस, मोलारिटी री है यहाँ पे और ये क्या है, ली है। मोलालिटी को अगर देखा जाए तो इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जबकि मोलारिटी को हम कैपिटल एन से। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per kilogram weight of solvent। देखिए बच्चों, यहाँ पे मोलारिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या हो जाता है कि मोलारिटी में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मोलारिटी को देखते हैं, जबकि मोलारिटी में हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स को देख रहे थे। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे अब हमको लिखना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो भी किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। ये हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों सोल्यूट के रहेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी किलोग्राम में होना चाहिए। ये हमारा परफेक्ट फॉर्मूला मोलारिटी का आता है। तो इस तरह से मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर लिखा हुआ है कि 3 स्मॉल एम रहेगा ऑफ सुगर इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पे रहेगा वो स्मॉल एम जो कि डिनोट कर रहा है मोलारिटी को, तो इसका मतलब ये हुआ 3 मोल शुगर जो है प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में नहीं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट से इसकी तुलना की जाती है, तो इसलिए 3 मोल शुगर प्रेजेंट है किसमें, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है। चलिए इसको हम थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन में देख लेता हूं। फाइंड मोलालिटी ऑफ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम of NaOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसकी आपको मोलालिटी फाइंड करनी है। वीडियो पॉज करके जो बच्चे करना चाहें तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर दिए तो आप फिर मुझे जब तक चाहें तब तक रोक के रख सकते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे सोल्यूशन। देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, एन, ऊपर रख दिया एन, नीचे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें रहेगा, केजी में, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम में है। देखिए यहाँ पे 100 ग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, 1000 से किलोग्राम में चेंज करने के लिए, इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 20 ग्राम। NaOH का आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका होता है 23, इसका होता है 16, इसका 1, तो हो जाएगा 40 बस। और ये
100 डिवाइडेड बाय 1000, बस कुछ नहीं, ये कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे नीचे 1/2 इंटू ये कट जाएगा तो 1 ऊपर 10 तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा मोलैलिटी 5 मोल पर किलोग्राम। बस ये है हमारा मोलैलिटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और मोलैलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए अब यहाँ पे हमारा कंसेंट्रेशन टर्म्स खत्म होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। कुछ चीजें भी इसमें बची हुई हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। चलिए जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं। जो इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH, और ये जब आप इसमें रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये Na2SO4 प्लस H2, कुछ इसी तरह से हमारा रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। ये सॉल्ट हो गया सोडियम सल्फेट का और उधर वाटर। अब जरा ये बताइए, अगर आपको इस रिएक्शन में ये देखना हो कि H2SO4 की कितने मोल्स NaOH की कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ऐसे क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितने मोल है। मान लीजिए आपने यहाँ पे देख लिया कुछ नहीं है, तो आप क्या ऐसे फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। देखिए सोडियम इधर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ लगा दिया हमने 2। अब बात आती है सल्फर, ऑक्सीजन भी 4, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 4 और 2 6, उधर कितने हैं 4 और 1 5 ही है, यहाँ लगाइए 2। अब हो गया 4 2 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, बैलेंस्ड हो गया, बिल्कुल भी बैलेंस्ड हो गया, बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन। बैलेंस करने के बाद ही अब आप ये फाइंड कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 का 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ये जो है प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन साइंटिफिकली साइंटिस्टों ने ये देखा कि इसके लिए हमको बैलेंस्ड करने के बाद ही ये समझ में आ रही बातें। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें रिसर्च करते, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिनसे हमको ये सारा लफड़ा ही न करना पड़े, बैलेंस करने की जरूरत न पड़े। तो आया हमारा टर्म्स इक्विवेलेंट। क्या आ गया, इक्विवेलेंट, यानी तुम्हारा टर्म्स आ गया ग्राम, तुम्हारा टर्म्स आ गया क्या, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। यानी इसको बैलेंस करने के पहले भी आप बता सकते थे कि कितने ग्राम है इक्विवेलेंट H2SO4 कितने ग्राम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। कुछ नहीं था, बैलेंस मत करिए, इसको आप बता सकते थे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये 2 तो बैलेंस करने के बाद आया, लेकिन बैलेंस करने के पहले भी आप जो है इन सारी चीजों को ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकते थे। तो ये बेनिफिट है हमारे ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में, और इसीलिए अब हमको इक्विवेलेंट वेट भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चों को तो ये भी लग रहा होगा कि सर आप ये नई नई चीजें कहाँ से ला करके रख दे रहे हैं। भाई देखिए, जो बच्चे 12th के होंगे तो इनके लिए सारी चीजें आम बात हो गई है, लेकिन जो बच्चे अभी जस्ट हाल ही में 11th क्लास में आए हैं उनके लिए थोड़ा नई नई चीजें जरूर लग रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत में, आपके हैबिट में सारी चीजें आ जाएंगी तो सारी चीजें आसान से समझ में आने लग जाएंगी। चलिए अब हम हेडिंग लगाते हैं इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जो होता है इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स यहाँ पे हमारा वैलेंसी फैक्टर है। क्या है? एक्स हमारा यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है।
अब बात आती है कि वैलेंसी फैक्टर कहाँ से आ गया, ये नया फिर से एक टर्म आ गया वैलेंसी फैक्टर, नया नया टर्म्स जुड़ता चला जा रहा है। कोई बात नहीं है, देखिए वैलेंसी फैक्टर जो है एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए अलग अलग रहता है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं कि एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो देखिए एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर हमारा, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया H2SO4 का, तो H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 एक एसिड है, जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इसके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं वही एसिड के केस में इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। यानी कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे यहाँ पे, तो 2। इस तरह से इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आप इक्विवेलेंट मास इसका निकालना चाहें, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, चाहे इक्विवेलेंट वेट को चाहे इक्विवेलेंट मास को एक ही बात है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना होता है, 98 होता है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको आप। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 32, 32 तो 34 और ऑक्सीजन 16, 16 4 जा 64, तो 32 2 34 और 64 98 आ गया। 98 को 2 से डिवाइड कर दो बस, 2 चौके 8, 49 आ जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट मास इस तरह से निकल करके सामने आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है हमारा, HCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, केवल 1। तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। और अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, HCl कितना होता है, क्लोरीन 35.5, हाइड्रोजन 1 36.5, तो बस यही आ जाएगा 36.5 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कुछ और स्पेशल एग्जांपल लेता हूँ, H3PO4 हो गया, H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, PO2 हो गया, ये सब भी जो है एक एसिड ही है। और इसका अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो थोड़ा इन लोगों से हट के रहेगा ये। एक्चुअली ये सब सारी चीजें बच्चों पहले से ही एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उसमें से। इसी तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। ये केवल इस तरह देखने से नहीं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे इसका 1 वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो अगर आप यहाँ देखें इन सभी में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या सभी के 3 वैलेंसी फैक्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके लिए हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर में जितने भी H3PO4, H3PO3, H3PO2 हैं, हर P के साथ एक डबल बॉन्ड फिक्स रहता है O के साथ, तो ये हो गया। इसके बाद एक डबल बॉन्ड लगने के बाद अब ऑक्सीजन कितना बच गया, 3, और हाइड्रोजन कितना बच गया, 3। तो तीनों ऑक्सीजन जो है इस तरह से रहेंगे और हाइड्रोजन इनके साथ अटैच रहेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है निकल जाते हैं। ये साइंटिफिकली है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा चीज देखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, 3। इस केस में अगर हम बात करें तो एक डबल बॉन्ड में हो गया, ऑक्सीजन कितना बच गया, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 3। अब देखिए जब हाइड्रोजन 3 हो गया तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जो है फॉस्फेट से अटैच रहता है, और जो हाइड्रोजन फॉस्फेट से डायरेक्टली अटैच है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो रिलीज नहीं होता है, केवल यही 2 हाइड्रोजन डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे इसका जो है वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको स्ट्रक्चरली देखना पड़ता है इसको। इसी तरह से अगर आप इसको देखें H3PO2 को, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे हो गया, अब बचा कितना, एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बच गए। तो एक ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लग गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फेट से अटैच रहते हैं, और इसलिए इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन रिलीज होता है, और इसका वैलेंसी फैक्टर हमारा 1 हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सारी चीजें जो अब आपके हैबिट में आ जाएंगी तो आसान लगने लग जाएंगी, जैसे कि अब हम सबको लगने लगी हैं। तो आप जैसे जैसे इन चीजों के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स में जैसे इन चीजों को बार बार देखोगे आप, तो सारी चीजें आसान लगने जाएगी। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, तो ये हमारा वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड के लिए। अब हम थोड़ा सा बेस के लिए देख लेते हैं।
और हाँ, एक चीज और, ये जितने भी आयंस रिलीज हो रहे हैं H+ आयन, एसिड के केस में इसको बेसिसिटी का नाम दिया गया। क्या दिया गया है? बेसिसिटी। यानी अगर आप ये कहना चाहें कि सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है तो 2, HCl की बेसिसिटी तो 1, H3PO4 की 3, H3PO4 की 3, H3PO3 की 3, H3PO2 की 2। तो इसको आप बेसिसिटी भी कह सकते हैं, जिसको आप वैलेंसी फैक्टर करें उसको आप एसिड के केस में बेसिसिटी कहोगे। ये पर्टिकुलर है कि एसिड के केस में इसको आपको बेसिसिटी कहनी पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं फॉर बेस के केस में। चलिए अब हम थोड़ा सा हेडिंग लगाएंगे कि बेस के केस में हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, एसिड के केस में इसी वैलेंसी फैक्टर को हम बेसिसिटी कहते थे, लेकिन बेस के केस में हम वैलेंसी फैक्टर को एसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिटी कहेंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं। NaOH। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कितने हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे रिलीज होंगे। तो कितने होंगे? इस केस में 1 होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना चाहो तो क्या हो जाएगा? सोडियम का 40 होता है, 40 डिवाइडेड बाई 1 यानी 40 हो जाएगा। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है, AlOH का होल थ्राइस है। इन सबको आप देखोगे तो इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होंगे, 3 हाइड्रोक्सिल आयन इस केस में रिलीज होंगे। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास, जिसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। और फॉर बेस के केस में हमने देख लिया कि कितने OH आयन यहाँ पर रिलीज होते हैं। हमने एसिड के केस में देखा था कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे थे, और हमने बेस के केस में देख लिया हाइड्रोक्सिल आयन कितने रिलीज होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे फॉर सॉल्ट के केस में। सॉल्ट के केस में हम देखते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या फिर हम ये भी देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। यानी इन दोनों में से एक चीज को हमको देखना पड़ेगा, या तो हम पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट कर लें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, और या फिर हम निगेटिव चार्ज को देख लें कितने निगेटिव चार्ज हैं, और वही हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल है हमारा पहला एग्जांपल है हमारा NaCl का। ये भी एक सॉल्ट ही है। तो अगर आप NaCl को ब्रेक करोगे तो क्या होगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसी तरह से ये ब्रेक होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो चाहे आप इस वाले पूरे पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट कर लो, चाहे नेगेटिव चार्ज को, किसी एक को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक नेगेटिव चार्ज है। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे AlCl3 का आप ले लें। AlCl3 ये जब ब्रेकअप होगा तो इसे बनेगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 3, और इसमें नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 3। भाई एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, तो 3 क्लोरीन पर 3 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ 3 प्लस लिखा है, यहाँ पे केवल एक ही माइनस लिखा है। ये भी तो देखिए, यहाँ केवल एक ही एल्युमिनियम है, यहाँ 3 क्लोराइड है। इस तरह से इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी? x = 3 हो जाएगी। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Na2SO4 का देख लेते हैं हम लोग। Na2SO4 इसको देख लीजिए आप। इसको जब आप ब्रेकअप करोगे तो किसमें बदलेगा? ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस SO4 2 आयन। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? एक Na पे एक पॉजिटिव, तो 2 Na पे 2 पॉजिटिव, और यहाँ तो दिख ही रहा है और यहाँ तो दिख ही रहा है कि 2 निगेटिव, तो इसका हो जाएगा 2। इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास जो है फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे एसिड, बेस और सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर चेक करके। और वैलेंसी फैक्टर एसिड के केस में कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, बेस के केस में कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होंगे, और सॉल्ट के केस में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए हम थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट मास को देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम जो है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट वेट को देखते हैं। उसके पहले कुछ चीजें आपको समझानी बाकी हैं। अभी देखिए, ये हो गया एक तरफ मॉलिक्यूलर वेट और एक तरफ इक्विवेलेंट वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट आपको आसान इसलिए लगता है क्योंकि आप उसको डेली देख रहे हैं, डेली कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इक्विवेलेंट वेट आज के बाद आप अच्छी तरह से जानने लग जाएंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड अब न्यूमेरिकल्स जब आपके पास आएंगे तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाएंगे और धीरे धीरे वो भी आसान हो जाएगी। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको आप फाइंड कर लेंगे, वेट आपके क्वेश्चन में रहेंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते थे। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट अभी कैसे फाइंड होता है ये मैंने आपको बता दिया। वेट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा और इस तरह से आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो है फॉर्मूला ये निकल करके सामने आ जाता हमारे पास में, जबकि नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मैंने लिखा 40 ग्राम NaOH। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। वेट हमारा कितना दिया? 40। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये हमारा क्या है? ये हमारा बेस है, NaOH है क्योंकि OH लगा हुआ है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 40 और इसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, इसलिए हो गया 1। ये कट गया आपस में, आ गया क्या? 1। यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.98 ग्राम H2SO4 का आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करिए। ये भी आसान है, फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, सब जान रहे हैं आप। वेट क्या हो जाएगा? 0.98 दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा एक एसिड है, कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे? 2। मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 डिवाइडेड बाय 2, इसको कर दिया 49। यहाँ आ गया 0.98 डिवाइडेड बाय 49। ये अगर पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 00 आएगा, इसको काटोगे 2 आ जाएगा, 2/100 आ जाएगा, 1/50। ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल करके यहाँ पे सामने आ जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड हम देख लेते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें सामने निकल करके सामने आ सकती हैं। देखिए, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 3 मोल्स H2SO4। अब देखिए, 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। अब ये नई चीज आ गई, आसान है। कुछ बच्चे वीडियो को पॉज करके अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करते रहिए, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यही होता है। चलिए ठीक, दिया क्या है आपके पास? मोल्स दिए, यानी 3 मोल्स दिए हुए आपको। वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा हुआ है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x, यही होता है वैलेंसी फैक्टर। अब वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे लिख दीजिए और वैलेंसी फैक्टर आपका ऊपर चला जाएगा इनटू में। तो जरा ये बताइए, ये क्या बता रहा है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं। और यहाँ पे क्या है? 3 मोल दिया हुआ है, उसकी जगह पे 3 लिखिए और वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा?
इस सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 यानी क्या आ जाएगा 6 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमारे यहाँ पे निकल करके सामने आता है। और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट का एक नया फॉर्मूला इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर लिख दीजिए, या फिर इसी को वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ये एक नया फॉर्मूला आ जाता है। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन है बच्चों। चलिए देखते हैं उस रीजन को। अभी मैं उस पहेली को अभी मैं बता देता हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों मैंने ये फॉर्मूला बताया है। अभी हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट का एक नया फॉर्मूला देख लिया, विच इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स, दैट इज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा नया फॉर्मूला निकल करके सामने आता है। अब बच्चों मैंने आपको शुरू में, इस लेक्चर के शुरू में एक रिएक्शन लिखी थी H2SO4 प्लस NaOH, इससे हमारा बन रहा था Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 H2O, यही था। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको यहाँ पे ये फाइंड करना हुआ कि कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल NaOH से रिएक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा था, बैलेंस करना पड़ रहा था। यहाँ 2 लगाया था, यहाँ भी 2 लगाया था, और इस तरह से बैलेंस हुआ था। और इसके बाद हम ये फाइंड कर पाए थे कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो अब जरा आप ये बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स, यही बताया था। 1 मोल ये हो गया, 2 मोल ये हो गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स। ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये पूरा, इसका एक्स क्या हो जाएगा, इसका एक्स 2 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में हम 2 को इंटू कर दे तो क्या हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 क्या है, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले 1 लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2x, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, H2SO4 का। अब इसका क्या हो जाएगा, ये कितना है यहाँ पे 2 मोल्स, 2 इंटू ये हमारा बेस में हाइड्रोक्सिल आयन को देखते हैं तो कितने हुए आयन हम 1, यहाँ भी आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये भी आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। देखिए जो मैंने पहले ही आपको बताई थी कि हमेशा जो है ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में पहला रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमेशा जो है बराबर रहेगा। देखिए यहाँ भी 2 ग्राम आ गया, यहाँ भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे कि N2 प्लस H2 और इससे बनता है हमारा एमोनिया। अब अगर आपको इसमें पूछा जाए कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली बोल दीजिए यहाँ पे भाई क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का, आपस में रिएक्शन हो रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। लेकिन मोल्स को आप नहीं बता सकते, मोल्स को आप कैसे बता पाओगे, पहले इसको बैलेंस करो। अब हो गया ये 1 मोल और ये हो गया 3 मोल। तो जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कुछ भी लफड़ा नहीं है, जो भी आपकी रिएक्शन दी रहेगी वही आप देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी, और रिएक्टेंट जितने भी रहेंगे वो हमेशा बराबर रहेंगे। 1 ग्राम इधर है तो 1 ग्राम इधर, अगर 2 इधर होता तो उधर भी 2 रहता। मोल्स में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मोल्स में इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप बता सकते हैं कि 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर 2 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो भी चीज है वो बैलेंस के बाद ही पता चलेगी। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए इसका, NaCl प्लस HNO3, इससे बनेगा हमारा NaNO3 प्लस HCl, यही बनेगा।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 के साथ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बता दीजिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन मोल्स अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस देखिए, इधर एक Na, उधर भी एक Na, इधर एक नाइट्रोजन, उधर भी एक नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, इधर HCl। हालांकि ये तो बैलेंस्ड है, तो 1 मोल आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, इधर भी 1 मोल आ जाएगा। पर जो रिएक्शन थोड़ी सी बैलेंस्ड करनी पड़ जाती हैं, ये तो बैलेंस्ड है इसलिए आपको ये आसान पड़ेगी। पर कुछ रिएक्शंस में आप देखेंगे जो बैलेंस नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, तो आप कभी भी चेक करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स में जितने भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। पर मोल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोल इक्वल हैं, लेकिन वो कब फाइंड हो पाएगा, जब हम इनको बैलेंस्ड करेंगे तब। तो चलिए ठीक है बच्चों, अब आज इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और ऑल द बेस्ट।